हेलो स्टूडेंट्स, सीए फाइनल नवंबर 2021 अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड के लिए आईसीआई ने अपनी साइट पे एक बुकलेट कहें इशू करी कि रेलिवेंट अमेंडमेंट्स जो आप देख रहे हैं यहां पे नवंबर 2021 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज के ऊपर इशू करी। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। बेसिकली ये सारी अमेंडमेंट्स आपने जो मेरे पिछले बैच की क्लासेस लगाई हूं तो ये लगभग सारी अमेंडमेंट्स मैंने आपको करवा रखी हैं, हैंड रिटन लिखवा रखी हैं, बट फिर भी आप इस लेक्चर को ध्यान से देखें और कोई चीज प्लस माइनस हो, एक आधी चीज ऐसी हो सकती है जो हमने कवर अप ना की हो, वो जरूर कवर अप करें। आज हम इस पहले लेक्चर में इसको हम कुछ कैटेगरीज में ब्रेक करके चलेंगे। आज हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर, अमेंडमेंट एप्लीकेबल फॉर सीए फाइनल नवंबर 2021 अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड्स। अब कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट की मेन वजह क्या है वो आप सारे जानते होंगे कि दरअसल कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आता है। ये एक्ट आया 28 सितंबर 2020 को, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट में जितनी अमेंडमेंट्स थी अलग अलग सेक्शंस अलग अलग डेट्स के ऊपर क्या हुए हैं, नोटिफाई हुए हैं। तो यही बताया गया इस अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गैजेट से, डिफरेंट डेट्स में भी स्पेसिफाइड। तो यहां पे मैंने ये अपनी एक फाइल खोली है, रादर देन गोइंग टू द इंस्टीट्यूट फाइल। अगर आप इंस्टीट्यूट की देखें तो ये है, तो थोड़ा सा जैसे इंस्टीट्यूट ने जिस तरह से लिखा है थोड़ा आपके लिए बेहतर हो सके तो मैंने अपनी ये पीडीएफ कह लीजिए ये प्रिपेयर करी है, जो आप चाहें तो मुझसे ले भी सकते हैं कि एक तरह से एक ऑर्डर वाइज आपको सारी अमेंडमेंट सेक्शन वाइज कंपनीज एक्ट की, स्पेशली जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं अपनी कॉपीज में हैंड रिटन हमने नोट बनाए हैं, तो बिल्कुल सेक्शन वाइज आप चेक कर सकें, कोई चेंज हो तो वो कर सकें। देखिए सबसे पहले लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 52, जिसकी रेलिवेंस हम अपने पहले सेक्शन से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। 149 में ही वुमेन डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी में, राइट, एंड 151 में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी में। तो लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड काफी अच्छी अमेंडमेंट है, लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी मैं अपना एक लेक्चर दे चुका हूं, यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, आप प्लीज वहां से देख सकते हैं, जहां मैंने हैंड रिटन उसको लिख के भी दिया है। तो मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो पहली बात इसमें चेंज क्या किया है, एक प्रोविजो जस्ट इंसर्ट हुई है। प्रोविजो क्या कहती है, सच क्लास ऑफ कंपनीज विच हैव लिस्टेड, जो लिस्टेड है या जिन्होंने इंटेंड टू गेट लिस्टेड, जिसका मतलब है स्टॉक एक्सचेंज पे एप्लीकेशन लिस्टिंग के लिए दी है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद सैपी शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी। सिंपली आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, इसका मतलब है हर उस कंपनी को हम लिस्टेड नहीं मानेंगे, जैसे यही कहा गया। तो ये प्रोविजन इंसर्ट हुई और इसके ऊपर रूल्स बने। देखिए 19 फरवरी 2021 को रूल नंबर 2A इंसर्ट किया गया इस चीज से रिलेटेड, क्योंकि यहां ये कहा था एज में बी प्रिस्क्राइब की कंपनियों की ये लिस्ट बताई जाएगी, जहां ये बताया गया हम इन कुछ कंपनीज को कहने को ये लिस्टेड है, हम लिस्टेड नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले है पब्लिक कंपनी, कहता हम लिस्टेड तब नहीं मानेंगे पब्लिक कंपनी को अगर उसके लिस्टेड नहीं है इक्विटी शेयर्स, मींस डेट सिक्योरिटीज वगैरह लिस्टेड है तो हम लिस्टेड नहीं मानेंगे, अगर इक्विटी शेयर लिस्टेड है तो ही लिस्टेड मानेंगे। तो ये लिखा इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है, बट क्या लिस्टेड है, नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे है, या नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगेन ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। ऐसे सेट इसके ऊपर ढंग से अलग से लेक्चर दिया हुआ है, आप वहां देख सकते हो, तो मैं ज्यादा इसमें नहीं जा रहा हूं। या प्राइवेट कंपनीज नॉर्मली लिस्टेड नहीं होती है, लेकिन डेट सिक्योरिटीज के लिए उन्हें लिस्ट करवाना पड़ता है। तो कहता है अगर वो लिस्टेड है, और क्या लिस्टेड है उनके, नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, तो हम उसे लिस्टेड नहीं मानेंगे। सी क्लॉज ये कहती है अगर आप पब्लिक कंपनी है और इक्विटी शेयर लिस्टेड है, लेकिन कहां लिस्टेड है, हिंदुस्तान के बाहर, equity shares are listed on a stock exchange in a jurisdiction as specified under section 23, जिसका मतलब है देश के बाहर अगर आपके इक्विटी शेयर लिस्टेड हैं तब भी हम आपको लिस्टेड नहीं मानेंगे। देन
तो ये जो अमेंडमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, अमेंडमेंट एक्ट 2020 के मुताबिक पढ़ रहे हैं। साथ में जो एमसी की नोटिफिकेशंस आती गई हैं, एक आधी पुरानी अमेंडमेंट का भी बीच में जिक्र आ जाए तो टेक इट ऑन द पॉजिटिव साइड। जैसे गवर्नमेंट कंपनी जब हम पढ़ते हैं 2 सबसेक्शन 45 में, उसके में एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुई थी, जबकि पहले की है। जब ये देख रहे हैं आप, एमसी की नोटिफिकेशन 2 मार्च 2020 की है। क्योंकि हम गवर्नमेंट कंपनी में पढ़ते हैं कि जहां गवर्नमेंट ने कम से कम 51% पेड अप कैपिटल ले रखी है तभी मानेंगे गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन कहता अगर किसी कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू किए हुए हैं, जिसके ऊपर हम पढ़ के आते हैं सेक्शन 43 इंटर में बेसिकली पढ़ते हैं कि अगर कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू किए हुए हैं, तो हमने यहाँ 51% पेड अप कैपिटल के बजाय वर्ड हम क्या लेके चलेंगे, पेड अप कैपिटल को हटा के आप वर्ड ले लीजिए टोटल वोटिंग पावर, कि आपके पास कम से कम 51% वोटिंग पावर होनी चाहिए, प्रोवाइडेड अगर कंपनी ने डीवीआर इशू किए हुए हैं, वरना सिंपली हमें पेड अप कैपिटल देखना है। तो ये भूले ना, इसलिए थोड़ा सा, चाहे पहले की अमेंडमेंट है, हैविंग अ वर्ड। देखिए हम बहुत बार पढ़ते हैं सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर, ये सेक्शन नहीं लगेगा, जिसे हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। तो बेसिकली अमेंडमेंट एक्ट 2020 में जो अमेंडमेंट्स आई हैं, अगर मैं उसमें से कहूँ 98% ऑफ द अमेंडमेंट्स एक चीज के ऊपर है, वो ये है अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने कंपनीज एक्ट को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब जिन जिन सेक्शंस में जेल थी, लगभग कह लीजिए जेल हटा दी गई। नंबर 2, एक और बड़ा रिलीफ दिया गया है, पेनल्टीज का अमाउंट कम कर दिया गया है। तो अमेंडमेंट एक्ट 2020 का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि आपने इसको मतलब जिस तरह से कंपनीज एक्ट 2013 बना था कि कंपनीज के ऊपर शिकंजा कसा जाए, वो आपने ढीला कर दिया है, चाहे वजह उसकी आप कोविड कहें या कह लीजिए ऑब्वियसली कंपनीज की तरफ से प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। तो सेक्शन 8 जो कंपनी है, तो बेसिकली ऑब्वियसली सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर हम पढ़ते तो देखिए फाउंडेशन एंड इंटर में है, लेकिन हम फाइनल में बहुत जगह जिक्र करते हैं। तो उसमें भी जो चेंज हुआ है अमेंडमेंट एक्ट 2020 से, वो पेनल्टी के ऊपर ही चेंज है, जहां जो डायरेक्टर्स एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, कि डायरेक्टर्स और अफसरों की अगर कोई डिफॉल्ट उन्होंने किया है, जो देखिए वहां से जेल हटा दी गई है, राइट। तो जेल डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो सेक्शन 8 कंपनी बार बार बहुत जगह जिक्र आता है, तो इसलिए शेयर कर रहा हूं, जबकि मैं ये कहूंगा ये आपके लिए ऐसा इतना इंपॉर्टेंट, जबकि हम नहीं कहेंगे। तो अब फाइनल नेचुरल हमारा स्टार्ट होता है सीए फाइनल चैप्टर नंबर 11 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर से सेक्शन 149 से 172 तक। तो हमारा चैप्टर नंबर 11 यहाँ से स्टार्ट होता है 149 से 172। अगर बिल्कुल ऑर्डर में मैं आपको ये करवा रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में जो मुझसे बच्चे पढ़े हैं प्लीज़ चेक कर लीजिए, ये चीज़ें बेसिकली आपको मिलेंगी। तो उससे पहले कोई पढ़ा हो तो प्लीज़ आप अपना चेंज कर सकते हैं। देखिए 149 सब सेक्शन 9 के अंदर हम दरअसल बात करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रेम्युनरेशन है, जबकि इस सेक्शन का अगर सही मायने में कहूँ तो हमें इस सेक्शन को हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के रूप में पढ़ना चाहिए, और वो हम पढ़ते हैं। देखिए रेम्युनरेशन देते हैं डायरेक्टर्स को, हम जिक्र करते हैं कहाँ, 197 में, जिसे हम कहते हैं चैप्टर नंबर 13, जो कि स्टार्ट होता है 196 से 205 के अंदर। तो जैसे हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रेम्युनरेशन के लिए कहते हैं, 149 कहता है पहली बात तो सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 197 एंड 198 रेड विद, कि भैया उसको नहीं मिलेगा स्टॉक ऑप्शन। हाँ, रेम्युनरेशन मिल सकती है बाय वे ऑफ फीस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 197 सब सेक्शन 5। रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस मिल जाएंगे, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन में मिल जाएगा, प्रोवाइडेड मेंबर्स ने रेजोल्यूशन से अप्रूव किया हो। तो हम इतना पढ़ा करते थे, एक प्रोविजन इंसर्ट की गई है। और आप देख रहे हैं जो अमेंडमेंट एक्ट 2020 अलग अलग डेट्स को है, जैसे ये सेक्शन 8 कंपनी से रिलेटेड अमेंडमेंट अफेक्टिव होती है 21 दिसंबर 2020 से, और यहाँ ये सेक्शन जो है इसके अमेंडमेंट देखिए अफेक्टिव होती है 18 मार्च 2021। मोटा मोटा ये भी मैं अगर कहूँ तो 2020 का अमेंडमेंट एक्ट है, लेकिन बेसिकली कह लीजिए 21 में ही वो अफेक्टिव हुआ। तो ये कहता है प्रोवाइडेड दैट अगर कंपनी के पास कोई प्रॉफिट नहीं है, मीन्स लॉसेज हैं या इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर ये सेक्शन था। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी रेम्युनरेशन मिल सकती है। पहली बात ध्यान दीजिए, हम जब रेम्युनरेशन पढ़ते हैं सेक्शन 197 रेड विद शेड्यूल नंबर 5, तो हम वहीं पे ये पढ़ते हैं कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट या लॉसेस के केस में शेड्यूल 5 के मुताबिक रेम्युनरेशन मिलता है मैनेजरियल पर्सोनल को। लेकिन अब बड़ी अमेंडमेंट ये आ गई है कि नॉर्मल डायरेक्टर को भी वो रेम्युनरेशन मिलेगा।
और उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आ गया। तो कहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी रेम्यूनरेशन मिल सकती है, चाहे लॉसेस हो या इनएडिक्वेट हो, एक्सक्लूसिव ऑफ फीस, जिसका मतलब है सिटिंग फीस के अलावा, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल नंबर 5। तो ये प्रोविजन इंसर्ट है, तो जिस बच्चे ने नहीं लिखा हुआ अपनी कॉपी में देखते जाइए। तो साथ साथ चाहे फोटो क्लिक कर सकते हैं या मुझसे आप ये वाला PDF ले सकते हैं। बेहतर होगा कि अगर आप अपनी कॉपी लेके बैठे हैं तो उसको एक एक जो सेक्शन मैं कह रहा हूँ उसे चेक करें, उसके बाद पॉज करते हुए आगे अपना वीडियो देखें, ताकि आपकी एक एक चीज़ आपके नोट्स में बिल्कुल अपडेटेड आपको मिले। तो इसके बाद अगेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ही हम बात करेंगे। देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड जब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 150 के अंदर डेटा बैंक, तो उससे रिलेटेड रूल नंबर हम 6 पढ़ते हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं 2019 और उसके बाद भी दुनिया भर की। तो पहली बात, हम सारे जानते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर हो वो इंडिविजुअली होता है। तो रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 में कुछ एक चीज़ें हम देखें कि अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए हैं ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ, ये जो रूल्स आए हैं 2019 में, तो आप, ये दिसंबर 2019 में आए कि आप शेल विद इन अ पीरियड ऑफ, ये काफ़ी चेंजेस होते गए, साथ टाइम टू टाइम टाइम पीरियड बढ़ाते गए, 13 महीने फ्रॉम सच कमेंसमेंट। तो जैसे ये रूल आए दिसंबर 2019 में, उसके 13 महीने के भीतर एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कि जो हु इंटेंड्स टू गेट अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन ए कंपनी आफ्टर सच कमेंसमेंट शेल बिफोर सच अपॉइंटमेंट से पहले। तो दो बातें हैं, या तो आप अपॉइंट हो चुके हैं, राइट, या तो अपॉइंट हो चुके हैं, या आपने अभी अपॉइंट होना है। अपॉइंट हो भी चुके हैं या नहीं भी हुए हैं, तो दोनों स्थिति में आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन टू द इंस्टीट्यूट। किस चीज़ के लिए? अब इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है, इसकी नीचे एक एक्सप्लेनेशन दी गई है। किसके लिए? फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डाटा बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ, कि डाटा बैंक में आपका नाम रजिस्टर हो जाए। 1 साल के लिए करवा सकते हो आप, 5 साल के लिए करवा सकते हो, लाइफ टाइम। नेचुरल है, इसके लिए आपको फीस देनी पड़ती है। अब अप्लाई करना इंस्टीट्यूट को, तो एक्सप्लेनेशन कहती है इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है। इंस्टीट्यूट का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मानेसर, और यह है सेक्शन नंबर 150 के लिए। तो ICA इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा, वहां आप अप्लाई करेंगे। डाटा बैंक में आपका नाम 1 साल, 5 साल या लाइफ टाइम आप रजिस्टर करवा सकते हैं। तो जैसे आपने ये ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन वगैरह देनी पड़ती है। प्रोवाइडेड दैट एनी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग एन इंडिविजुअल नॉट हैविंग डिन मे वॉलंटरी, कोई भी आदमी डाटा बैंक में अप्लाई कर सकता है टू द इंस्टीट्यूट। और सब रूल 2 कहता है एवरी इंडिविजुअल जिसका नाम इस डाटा बैंक में चढ़ गया है शेल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल, क्योंकि 1 साल था, 5 साल था, तो रिन्यूअल तो करवाना पड़ेगा फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर और 5 ईयर्स, या लाइफ टाइम करवा लीजिए। 30 दिन के भीतर जब से आपका टेन्योर क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। और स्वाभाविक आप नहीं करवाएंगे तो नेचुरल है आपका नाम उस डाटा बैंक से निकाल दिया जाएगा। हाँ, एक चीज़ है, आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं करना। अगर पहले ही इनिशियली ही आपने लाइफ टाइम आपने फीस जमा करवा दी थी तो फिर क्यों करवाएंगे आप। सब रूल 3 कहता है एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल सबमिट अ डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, सब रूल 1 and 2 का, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी ईच टाइम ही सबमिट्स द डिक्लेरेशन। देखिए, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते हैं तो हमें एक डिक्लेरेशन 149 सब सेक्शन 7 के अंदर देनी पड़ती है कि आप इंडिपेंडेंट हैं। तो कहता उसके साथ साथ आपको ये डिक्लेरेशन भी देनी पड़ती है कि आपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को अप्लाई कर दिया है, क्योंकि यहाँ इसको अप्लाई करके आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। तो सब रूल 4 जिसके अंदर एक अच्छी अमेंडमेंट है, एवरी इंडिविजुअल जिसका नाम डाटा बैंक में अप्लाई हो गया है तो उसको पास करना है एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ अटेस्टमेंट टेस्ट। तो ये टेस्ट आपको पास करना होता है। पहले इस पे परसेंटेज 60% थी, लेकिन ये कम करके 50% भी कर दिया गया, हम इसकी बात करेंगे। कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट विद इन ए पीरियड ऑफ, देखिए पहले ये 1 साल था, तो ये अमेंडमेंट से चेंज करके इसको 2 साल किया गया है। तो अगर आपने अपनी कॉपी या जो नोट्स में अगर 1 साल हो तो प्लीज़ इसे आप 2 साल कीजिए। ये एक बड़ी चीज़ है यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए कि जैसे आपने
डाटा बैंक में अप्लाई कर दिया था उसके 2 साल के भीतर भीतर आप ये टेस्ट पास करें, वरना आपका नाम क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा डाटा बैंक से। सो दिस इज द बिग डील। ये पक्का अपनी कॉपी में जरूर चेक करें और इसे चेंज करें अगर कुछ ऐसा है। कुछ एक प्रोविजंस में जैसे चेंज आया, तो पहले ये था कि आपको ये टेस्ट पास करने की आवश्यकता नहीं होती है अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर या केएमपी हैं 10 साल के लिए। तो अगर डायरेक्टर केएमपी ये पहले कुछ लिमिट्स थी, ये चेंज कर दी गई हैं, इसमें कुछ एडिशन कह लीजिए, टाइम पीरियड भी चेंज हुआ है, ये पक्का आप अपनी कॉपी में चेक करें। तो मेन अब नई चीज़ क्या है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपको ये टेस्ट पास करने की आवश्यकता नहीं है। टू पास द ऑनलाइन सेल्फ अटेस्टमेंट टेस्ट व्हेन ही हैज सर्व्ड फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 years। तो पहले ये टाइम पीरियड, सो दिस इज द मेन पॉइंट, ये 10 साल था, अब ये घटा के 3 साल कर दिया गया है। तो कहता है आपको ये टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है अगर, तो डैट मीन्स ये आपके फेवर में जा रहा है, आपके ऊपर कंप्लायंस कम हो रहे हैं, इजी हो रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना। तो कहता है जिस दिन आपका नाम इंक्लूड हुआ डाटा बैंक में, अगर आप 3 साल तक क्या है, ये पहले भी था, डायरेक्टर या केएमपी हैं पहले से किसी कंपनी में, जिस दिन आपका नाम डाटा बैंक में इंक्लूड हुआ, तो ये पहले भी था, लिस्टेड पब्लिक कंपनी में है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए पेड अप कैपिटल की लिमिट पहले भी 10 करोड़ थी, ये सेम ही है। तो यहां से कह लीजिए क्लॉज CDE ये आपको देखना है, तो अपनी कॉपी में चेक करें और उसमें इंसर्ट आप करें। तो कहता है आप डायरेक्टर या केएमपी हैं, क्लॉज C आती है बॉडी कॉर्पोरेट में, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट में जो कि लिस्टेड होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज पे, या जरूरी नहीं हिंदुस्तान में लिस्टेड हो, क्योंकि आगे आप और के बाद क्या पढ़ते हैं, आप लिस्टेड हैं, कहाँ लिस्टेड हैं, इन अ कंट्री विच इज अ मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, कि वो उन कंट्रियों में लिस्टेड हैं, ये बॉडी कॉर्पोरेट उस देश की हैं जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में रजिस्टर्ड है, मेंबर स्टेट है, जो हम मनी लॉन्ड्रिंग में पढ़ के आते हैं। एंड द रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इन सच मेंबर स्टेट इज अ मेंबर ऑफ IOSC, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, जैसे सेबी की तरह। तो ये इंटरनेशनल, ये भी हम मनी लॉन्ड्रिंग में देखिए, जो मैंने क्लासेस में पढ़ा है इन सब का जिक्र किया है, तो वहाँ पे या तो आप बॉडी कॉर्पोरेट देखिए भारत में रजिस्टर्ड है, या भारत के बाहर रजिस्टर्ड है, तो कहाँ रजिस्टर्ड है, दो बातें आई, या तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाली कंट्री मेंबर नेशन है, या नंबर 2 IOSC, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, उस देश के मेंबर नेशन है, वहां लिस्टेड है। यह कहता है अगेन आप भारत के बाहर आपकी बार रजिस्टर्ड एंटिटी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन आपकी पेड अप कैपिटल की जो लिमिट है यहाँ पे बताई गई है $, कम से कम 2 मिलियन, विच मीन्स 20 लाख। इसके बाद आपको स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन है, जो कि सेटअप है बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो। तो यहाँ पे ये चीजें प्लीज डू टेक केयर कि आपने लिखा हुआ या नहीं, तो इसको जरूर अपना इनकॉर्पोरेट करें। देन इसी में एक चीज़ और आती है कि देखिए ये हम पढ़ रहे हैं, पहली बात आपने टेस्ट देना है, लेकिन अगर 3 साल तक डायरेक्टर केएमपी है, कहाँ है, ये 5 पॉइंट यहाँ है, तो आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी बात एक और आती है, वो ये है कि आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ये भी अमेंडमेंट से ही बाद में चीज़ें ऐड हुई हैं। कहता है या फिर आप क्या हैं, डायरेक्टर या अबव लेवल पे हैं, पोजीशन पे हैं, पे स्केल आपको डायरेक्टर या अबव मिल रहा है, कहाँ पे, तो आप ऑलरेडी कहाँ पे काम कर चुके हैं, एमसीए में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या एमसीआई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज, और आपका तजुर्बा काफ़ी अच्छा रहा है कॉर्पोरेट लॉज से, सिक्योरिटी लॉज या इकोनॉमिक लॉज की नॉलेज से रिलेटेड। मतलब आप ऐसे आदमी हैं जिसका पे स्केल डायरेक्टर और अबव रहा है। कई मिनिस्ट्रियाँ होगी, एक एमसीए, नंबर 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नंबर 3 एमसीआई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नंबर 4 मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज। देखिए कोई एमसीक्यू भी मिल सकता है, तो प्लीज़ ये अच्छे से आप लिख लीजिएगा। देन या फिर आपका पे स्केल रहा है जनरल मैनेजर या अबव। अब जनरल मैनेजर या अबव आप कहाँ पे हैं, सेबी में है, 1 पॉइंट। नंबर 2 आरबीआई में है, ये रेगुलेटर आगे सारे। नंबर 3 ईडा कह लीजिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड, और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इंश्योरेंस देखिए ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड, और द आरबीआई ऑफ इंडिया, ये पहले भी आ गया, और द इंश्योरेंस रेगुलेटरी
एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इडा में। नंबर 5 पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और आपका तजुर्बा, दोनों में कॉमन पॉइंट ये है कि आपका तजुर्बा जरूर होना चाहिए कॉर्पोरेट मैटर्स या इकोनॉमिक लॉज, जो भी आपके कोर्स में सिक्योरिटी लॉज हैं उससे रिलेटेड। तो ये 2 चीज़ें पक्का ध्यान रखें। देन क्योंकि पहले टाइम पीरियड 10 साल था तो इसलिए प्रोविजन में चेंज हुआ कि जब आप ये 3 साल का हम देखते हैं कि आप 3 साल तक इस पोजीशन पे हैं, जैसे डायरेक्टर के एमपी लिस्टेड कंपनी में, तो कहता मान लीजिए अगर आप 2 कंपनियों में हैं और 2 कंपनियों में 1.5 साल हैं, तो क्या उसे 3 साल मान लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एनी पीरियड ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल वॉज एक्टिंग एज डायरेक्टर और KMP इन 2 और मोर कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एट द सेम टाइम शैल बी काउंटेड ओनली वंस। तो पहले भी ये था, बस टाइम पीरियड क्यों यहाँ 3 साल है, पहले क्या था 10 साल होता था, वो मेन आपको ध्यान रखना है। तो एक्सप्लेनेशन में हमने पहले तो पढ़ ली थी कि इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है। देन आपने कम से कम स्कोर किया है, पहले 60% था, अब 50% इन एग्रीगेट है इस टेस्ट में, तो आप पास हो जाएंगे। और कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर। सीए का पेपर देने पे एक लिमिट रहती है, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, जितनी मर्जी बार आप पेपर देते रहें। तो ये एक 50% प्लीज़ अपने नोट्स में चेक करें और उससे जो भी है नहीं लिखा है तो ठीक करें। देन अगेन अमेंडमेंट एक्ट 2020 की अमेंडमेंट है सेक्शन 165 के ऊपर, जहां हम पढ़ते हैं कि एक आदमी 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है। सिर्फ पेनल्टी में देखिए बदलाव किया गया है। तो ये जो आप मेरी PDF फाइल ये देख रहे हैं, इसके अंदर जो ग्रीन कलर्स बैकग्राउंड से आपको दिखा गया ये अमेंडमेंट है। और पहले वाला पॉइंट आपको जो दिखेगा प्लीज़ ये ध्यान रहे, वो पहले लॉ था, ताकि पहले का लॉ भी आपको पता चले और जो चेंज है वो आपको दिख सके एटलीस्ट एक फाइल में। तो अगर आप 20 से ज़्यादा डायरेक्टरशिप ले लेते हैं तो स्वाभाविक है डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो जिस दिन आपने ये लिमिट क्रॉस कर दी तो आपको लगेंगे 2000 रुपये पर डे आफ्टर द फर्स्ट डे, लेकिन 2 लाख से ऊपर नहीं लगने वाले। जबकि पहले क्या होता था, पहले होता था 5000 पर डे और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं थी। अभी आपको मालूम है ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख पर डे, मतलब लगते भी जाएँ तो 2 लाख से ज़्यादा नहीं बने। तो ये रिलीफ है। अमेंडमेंट एक्ट 2020 सबसे बड़ा आपको रिलीफ दे रहा है डिफॉल्ट्स के ऊपर, राइट। देन समटाइम्स ये रिलीफ देखिए हम ये कहें कि क्या ये बुरे के लिए आया, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए आप डायरेक्टर बन गए, आपको लॉ का इतना अच्छा नॉलेज नहीं है, राइट। कंपनी के अफसरों ने ही डिफ़ॉल्ट किया या जो भी आपका कंप्लायंस ऑफिसर है CS ये वो, और आपको पेनल्टी भरनी पड़ रही है इतनी ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए थी, जो कि मेरे ख्याल में क्वाइट वेलकम है। देन 167 में पढ़ते हैं कि अगर आप डायरेक्टर बनने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है तो आपको वोकेशन कुर्सी अपनी छोड़नी पड़ती है। तो पहले हम पढ़ा करते थे कि फाइन होता था मिनिमम 1 लाख से 5 लाख, आज भी वही है, लेकिन पहले साथ में जेल भी हो सकती थी या बोथ, बस अब वो जेल हटा दी गई। ये मैंने कहा था डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। ये देखिए अमेंडमेंट, ये वाला हिस्सा है जो ग्रीन बैकग्राउंड में आपको दिखेगा, तो मेन है, बस अब ये फाइन रह गया, जेल हटा दी गई है। देन 172 जो कि हम इस चैप्टर की रेजिडुअल पेनल्टी पढ़ते हैं कि 172 कहता है अगर इस चैप्टर के अंदर किसी सेक्शन के अंदर पेनल्टी नहीं बताई गई है तो 172 लगेगा। तो यहाँ पे बदलाव है। तो देखिए पहले क्या लॉ होता था, कंपनी एंड अफसरों के ऊपर पेनल्टी जो होती थी वो होती थी फाइन मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 5 लाख। अब इन्होंने क्या कर दिया है, मिनिमम 50,000 लगेंगे। तो अभी इन्होंने सीधा कह दिया कि कंपनी हो और अफसर हो, 50,000 तो है ही है, वो सीधे सीधे लगने ही है, राइट। उसके बाद डेली के हिसाब से 500 रुपये कर दिए गए हैं। 50,000 दो, फिर भी डिफॉल्ट रहा 500 रुपये डेली दो, लेकिन मैक्सिमम लिमिट देखिए ले आए 3 लाख ये ले आए हैं कि अगर आप हैं कंपनी और अगर आप OID हैं, स्टैंड्स फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट, तो आपके लिए 1 लाख कर दी गई है। तो कहने का मतलब है जो यहाँ पे मैक्सिमम 5 लाख था, यहाँ पे आपको रिलीफ आ रहा है। तो 5 लाख नहीं भरने पड़े, ऐसे कंपनी 3 में निपटारा हो गया, ऐसे OID 1 लाख तक। देन एक ये बड़ी अमेंडमेंट की बात मैं करूंगा, ये जो अमेंडमेंट रहेगी इसे मैं कहूँगा नवंबर 2021 के बच्चों के लिए नहीं है, ये है उन बच्चों के लिए जिनका अटेम्प्ट है इन 2022 2022 के लिए, 2021 नवंबर के लिए नहीं, खास करके। तो बोर्ड मीटिंग के ऊपर हम पढ़ते होते हैं 173 के अंदर रूल नंबर 4 पढ़ते हैं, देखिए कि जहां हम कहते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन से ये 5 काम आप नहीं कर सकते, मतलब ये 5 काम आपको पक्का बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी।
राइट, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल, बोर्ड रिपोर्ट वगैरह का अप्रूवल, ये लॉ हम पढ़ते हैं। लेकिन देखिए ड्यू टू कोविड के दौरान नो डाउट रूल 4(2) ये 19 मार्च 2020 को कोविड की वजह से कि आप ये पांचों काम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हैं। और ये जो टाइम पीरियड था ये दिया गया, पहले बताया गया कि भाई 31 दिसंबर 2020 तक आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लीजिए। फिर क्योंकि कोविड बढ़ता गया 2021 में भी हम देख रहे हैं, तो इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया 30 जून 2021 तक। लेकिन अब बड़ी बात देखिए, ये है बड़ी बात जो ये स्टार मैंने लगा रखे हैं, तो ये जिनका अटेम्प्ट 2022 में है उन बच्चों को क्या सीखना है, उनको ये सीखना है कि रूल नंबर 4 अब ओमिट कर दिया गया है, और यह ओमिट किया गया है 15 जून 2021 से। सो फॉर स्टूडेंट्स हैविंग अटेम्प्ट इन 2022 रूल 4 वोंट अप्लाई, मतलब रूल 4 रहा ही नहीं। कहने का मतलब है कि हम पहले ये कहते थे कि ये 5 काम आपको पक्का बोर्ड मीटिंग में करने ही पड़ेंगे। तो अब हमने क्या सीखा, जब ये ओमिट हो गया तो आप सारे के सारे काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अदर ऑडियो विजुअल मीन्स से कर सकते हैं। तो ये है जिनका अटेम्प्ट 2022 में है। तो जब वो लेक्चर उन्होंने लगाया होगा, ये चीज़ें लिखी होंगी, तो आप बस इस रूल नंबर 4 को ऐसे काटा मार सकते हैं, ये ध्यान रहे। देन 178 देखिए हम पढ़ के आते हैं। 178 हमारी कमिटीज, दैट इज एनआरसी नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। लेकिन प्लस आप लेके चलिए ऑडिट कमेटी के ऊपर भी, क्योंकि ऑडिट कमेटी पे सेक्शन लगता है 177, लेकिन उसकी पेनल्टी भी 178 में बताई गई है। तो पेनल्टीज यहाँ चेंज हुई हैं। तो पेनल्टी में क्या चेंज हुआ, जैसे पहले था कंपनी के ऊपर 1 से 5 लाख, तो अब इन्होंने क्या कह दिया है, तो कंपनी के ऊपर अब सीधा कह दिया है स्ट्रेट वे 5 लाख, राइट। और अफसरों के ऊपर जैसे पहले जेल भी थी और मिनिमम मैक्सिमम भी था, और अफसरों के ऊपर अब क्या कह दिया गया है, स्ट्रेट वे 1 लाख, लाबल टू अ पेनल्टी, मतलब स्ट्रेट वे हो गया, फ्लैट कह लो, फिक्स्ड कह लो। अब देखिए पेनल्टी से रिलेटेड मैं एक चीज और आपसे शेयर कर दूं, वो ये है कि अमेंडमेंट एक्ट की वजह से 2020 की वजह से पेनल्टीज में चेंज आया। तो आप चाहें तो ये जैसे आपको ये यहाँ पे स्क्रीन पे चार्ट नजर आ रहा है, तो ये एक मैंने पेनल्टीज चार्ट बना रखा। तो अमेंडमेंट एक्ट 2020 की भी सारी की सारी अमेंडमेंट्स, जैसे अभी आप देख रहे थे 165, ये आपको यहाँ पे नजर आ रही है, राइट। 167, 172 पड़ा, ये येलो कलर से मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। तो आप ये चार्ट भी अलग से मेरा चाहे पीडीएफ के लिए ले सकते हैं कि उसमें सीधा सीधा अगर आपको पेनल्टी दिखे। नो डाउट अभी तो हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ऑर्डर में सेक्शन वाइज में चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जब जैसे 173 देखिए स्टार्ट हुआ, तो आप जानते हैं यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट हो गया, जो कि हम पढ़ते हैं 173 से लेके 193 कह लीजिए, क्योंकि 194, 95 ऑमिट हो चुके हैं सेक्शन। तो यहाँ तो सारी अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन वो चार्ट पेनल्टीज का अलग से हो जाएगा। तो ये एक चेंज है। देन 184 में देखिए आपको पता हमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर के ऊपर पढ़ते हैं, आईडी के ऊपर, तो उसकी भी पेनल्टी में चेंज आया। देखिए जेल हट गई है। फाइन जो था पहले था मैक्सिमम 1 लाख, आप कह लीजिए जो फाइन है वो फ्लैट हो गया। जैसे ये लिखा है अमेंडमेंट क्या है, लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 1 लाख, स्ट्रेट वे 1 लाख। देयर आफ्टर 187 पढ़ते हैं हम कि कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट खुद के नाम पे ही करे, किसी और नाम पे ना करे, तो उसके अंदर भी ये पेनल्टी ही चेंज हुई है। तो ये कंपनी की जैसे पेनल्टी होती थी ये चेंज हो गई, ओआईडी की चेंज हो गई। जैसे देखिए अब कंपनी के ऊपर सीधा सीधा क्या हो गया, आप सीधा सीधा 5 लाख देंगे, और ओआईडी सीधा सीधा कितना भरेगा, 50,000। वरना देखिए ओआईडी के ऊपर पहले जेल था और 1 लाख था, उसमें भी रिलीफ है। और कंपनी के ऊपर देखिए मैक्सिमम 25 लाख हो जा सकता था, 5 लाख है, तो बड़ा रिलीफ। देन 188 जो कि हम पढ़ते हैं अपना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के ऊपर, आरपीटी के ऊपर। तो यहाँ हम पढ़ते थे अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो पेनल्टी क्या है, और अगर आप अनलिस्टेड हैं तो पेनल्टी क्या है, इस तरह से पढ़ते थे। तो अगेन पेनल्टीज ही ये पुरानी है, जिसको मैंने कटिंग करके यहाँ लिखा है। तो अभी क्या हो गया है, तो अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो अब हो गया जी 25 लाख, और अगर आप अनलिस्टेड कंपनी है तो स्ट्रेट वे 5 लाख, मतलब 25 लाख एंड 5 लाख। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्योंकि ये डायरेक्टर एंड एनी अदर एम्प्लॉय के ऊपर होता था तो उनको जेल हो सकती थी, बड़ी बात आप जेल से बच गए। तो यहाँ पे अमाउंट जरूर बढ़ा दिया गया 25 लाख, और अदर कंपनीज में नो डाउट मैक्सिमम पहले 5 लाख था, अब स्ट्रेट वे 5 लाख कर दिया गया है। देन
इसे आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से भी कनेक्ट करके चलें, क्योंकि 197 है तो नेचुरल है। यहाँ हम पहुंच गए चैप्टर नंबर 13 के अंदर, मैनेजरियल रेमुनरेशन अपॉइंटमेंट मैनेजरियल पर्सोनल का। तो अगर आपके इन प्रॉफिट नहीं है या इनएडिक्वेट है, बस ये चेंज है। देखिए चेंज ये है, आफ्टर द वर्ड होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर the words or any other non-executive director including independent director। तो पहले आप सिर्फ ये रेमुनरेशन लॉसेस पे मैनेजरियल पर्सोनल को देते थे, क्योंकि ये एमडी मैनेजर होल टाइम डायरेक्टर है। अब नॉर्मल भी आ गए, नॉन एग्जीक्यूटिव हो गया, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट। यही हमने 149 में भी ये रेलिवेंट पढ़ा। बाकी ये पहले की आपको अमेंडमेंट पता भी होगी, क्योंकि पहले की है कि रूल 8 है, ये आपको पता होगा कि सीएस चाहिए होता है हर एक उस कंपनी में जहां पेड अप कैपिटल 10 करोड़ हो। अब हम शेड्यूल नंबर 5 उसके पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे, मैक्सिमम मैनेजरियल रेमुनरेशन। क्योंकि अब आपने लॉसेस के केस में या इनएडिक्वेट में नॉर्मल डायरेक्टर को भी अलाउ कर दिया है, तो वो जो लिमिट्स हम पढ़ा करते थे, पहली बात देखिए ये है अमेंडमेंट। पहले आप लिखते थे यहाँ पे मैनेजरियल पर्सन, अब साथ में क्या आ गया, दूसरे डायरेक्टर्स भी आ गए। और दूसरे का मतलब क्या हो गया, नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जैसे यहां देखें, और अदर डायरेक्टर एक्सप्लेनेशन कहती है शेल मीन नॉन एग्जीक्यूटिव और एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो देखिए हम पढ़ा करते थे कि हम ये रेमुनरेशन कितना देंगे मैनेजरियल पर्सोनल को, लेकिन अब साथ में अदर डायरेक्टर भी है, तो हम पढ़ते थे ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। तो मैनेजरियल पर्सोनल की लिमिट जो पर एनम हम पढ़ते थे वो थी, अब आ गई पर एनम रेमुनरेशन इन केस ऑफ अदर डायरेक्टर्स। तो ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये अदर डायरेक्टर्स के लिए आ गया कि उनके लिए जो, जैसे ये लिमिट थी 60 लाख वाली, अगर नेगेटिव या 5 करोड़ से कम है इफेक्टिव कैपिटल, तो इनके लिए भी अब 12 लाख आप रेमुनरेशन दे सकते हो। तो ये स्लैब सिस्टम सेम, मतलब इफेक्टिव कैपिटल की वो जो 4 हम स्लैब पढ़ते थे, नेगेटिव या 5 करोड़ से कम, और दूसरी 100 करोड़ तक, और तीसरी 250 करोड़, चौथी 250 करोड़ से ऊपर, यहाँ कोई चेंज नहीं है। चेंज है यहाँ, इनको यहाँ डाल दिया गया है 12 लाख, 17 लाख, 24 लाख। एंड जैसे यहाँ लास्ट लिमिट होती थी 120 लाख वाली, सेम यहाँ पे 24 लाख है, प्लस वही 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल अगर वो 250 करोड़ से ज़्यादा हो। सो दिस इज द ग्रेट एरिया विच हैज़ कम, ये आपको पता हो। ये नेचुरल है, एमसी की नोटिफिकेशन से है, ना कि अमेंडमेंट एक्ट 2020। देर आफ्टर 204 में हम पढ़ते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा बड़ी कंपनियों को, जिसके अंदर हम पढ़ते थे रूल नंबर 9 में लिस्टेड कंपनी या कोई और पब्लिक कंपनी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ हो या टर्नओवर 250 करोड़ हो। तो अगेन ये पुरानी लिमिट है, लेकिन थोड़ा सा जहन में आपके रह जाए तो ये जिक्र किया एवरी कंपनी। तो एवरी का मतलब है भैया यहाँ तो प्राइवेट भी आ गई, और ये 2020 से देखिए 1 अप्रैल, जिसके आउटस्टैंडिंग लोन या बोरिंग बैंक या एफआई से 100 करोड़ के हों। फॉर द पर्पज ऑफ दिस, चलिए ऑब्वियसली क्योंकि अंडरस्टूड है पेड अप कैपिटल, टर्नओवर या बोरिंग लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के मुताबिक हम देखेंगे। देन मेन 204 में अमेंडमेंट एक्ट 2020 से अमेंडमेंट है, नेचुरल है, सबसेक्शन 4 में पेनल्टी के ऊपर। तो हम पढ़ते थे कि कंपनी हो, ऑफिसर हो, सीएस इन प्रैक्टिस डिफॉल्ट होगा तो ये फाइन पड़ते थे 1 लाख, 5 लाख। अब ये चेंज होकर क्या हो गया, फ्लैट हो गया, फिक्स्ड। फ्लैट कहें फिक्स कहें, भैया सीधा 2 लाख रुपया दो, बात खत्म। नाउ इसके बाद देखिए हम पहुंच गए चैप्टर नंबर 15 के अंदर, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन। सेक्शन नंबर 232 जहां पढ़ते हैं मर्जर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, उसके सब सेक्शन 8 में अगेन सिर्फ पेनल्टी ही चेंज की है अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने। तो पेनल्टी ये कर दी है कि भाई 20,000 रुपीज, चाहे आप कंपनी है ओआईडी है, प्लस डेली के 1,000 रुपीज पर डे, और मैक्सिमम आपको देने होंगे 3 लाख रुपया। तो मेन है जैसे पहले ओआईडी वगैरह पे जेल वगैरह थी, ये जेल जूल हट गई हैं। तो इसलिए पेनल्टीज के लिए बेस्ट है कि वो जो अलग से आप चार्ट देख लेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। देन ये आगे जी हम चैप्टर नंबर 15 के अंदर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, जहां हम 241 में एप्लीकेशन देते हैं और 242 के अंदर ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आता है, तो वहां सब सेक्शन 8 में पेनल्टी है, पेनल्टी में ही चेंज है।
तो भैया जो पेनल्टी था ओआईडी के ऊपर चेंज है कि जो जेल वगैरह थी वो हटा दी गई है, फाइन मतलब वही रखा गया है। सो फाइन का अमाउंट सेम वही है 25,000 से 1 लाख, लेकिन जेल हटा दी गई है। देर आफ्टर इसी का सेक्शन नंबर 243 कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स, कि अगर एमडी वगैरह अपॉइंट हुए हैं उनको आप निकाल रहे हो, उनका एग्रीमेंट टर्मिनेट वगैरह कर रहे हो, तो बस वहां से भी जेल हटा दी गई है। सब सेक्शन 2 के अंदर जेल हटा दी गई है, फाइन वही 5 लाख रुपए रखा गया है। चैप्टर नंबर 16 ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट था ये, और यहाँ पे आ गया चैप्टर नंबर 17 जिस पे एक ही सेक्शन पढ़ते हैं आप 247 रजिस्टर्ड वैल्यूअर के ऊपर, राइट। तो वहाँ पे भी अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने सिर्फ पनिशमेंट चेंज की है। तो इसमें 2 बातें हैं कि अगर वैल्यूअर ने इस सेक्शन का या रूल्स का डिफॉल्ट किया है तो जो फाइन था वो चेंज किया गया है। नंबर 2, अगर वैल्यूअर ने अपनी जो रिपोर्ट दी उसकी इंटेंशन है डिफ्रॉड करने की कंपनी या मेंबर्स को, तो उसके ऊपर 2 पेनल्टीज हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है कि जब आपने इस सेक्शन का या रूल्स का कॉन्ट्रावेंशन किया है, ये 50,000 रुपये फाइन कर दिया गया है। मतलब स्टेट वे 50,000 है, मतलब ये जो चीज़ थी ऊपर वाली 25,000 और मैक्सिमम ये हटा के स्टेट वे 50,000, ये एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है अगर इंटेंशन टू डिफ्रॉड है। साथ में ही थोड़ा एमसी की, अगर ये एक नोटिफिकेशन आप गलती से ना रह गई हो तो है पुरानी 2020 की है, लेकिन जिक्र कर रहा हूँ। जब आप ये दरअसल आपका चैप्टर नंबर देखिए 18 आ जाता है, रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी, तो हम उसमें सेक्शन 248 से देखिए 252 तक पढ़ते हैं। तो हम 248 सब सेक्शन 2 में वॉलंटरी रिमूवल के लिए जब अप्लाई करते हैं STK 2 फॉर्म के अंदर, और उसी में हम पढ़ते हैं इंडेमनिटी बॉन्ड ड्यूली नोटराइज्ड बाय एवरी डायरेक्टर इन STK 3। तो यहाँ पे एक प्रोविजन क्या है, अगर आप गवर्नमेंट कंपनी है जिसकी इंटायर पेड अप शेयर कैपिटल सरकार के पास है, इंटायर का मतलब हो गया 100% सरकार के पास है अगर पेड अप कैपिटल, सो वी आर टॉकिंग ऑफ होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं या सब्सिडरी फर्दर इसी गवर्नमेंट कंपनी की, तो कहता तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा इंडेमनिटी बॉन्ड के लिए STK 3A होगा, और यहाँ पे जो साइन करेगा वो ऑफिसर होगा सरकारी IAS ऑफिसर, रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी और इट्स इक्विवेलेंट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी, कि जो साइन है, जबकि हम STK 3 में पढ़ते हैं साइन करता है डायरेक्टर, यहाँ डायरेक्टर नहीं करेगा, कौन करेगा, अंडर सेक्रेटरी या इक्विवेलेंट। देर आफ्टर देखिए ये आगे हम चैप्टर नंबर 20 वाइंडिंग अप के ऊपर सेक्शन 270 से लेके 365 तक, उसमें आ गए 284। तो 284 है प्रमोटर डायरेक्टर एटसेट्रा टू कोऑपरेट विद द लिक्विडेटर। यहाँ पे इसका सब सेक्शन 1 हटा दिया गया है, सब सेक्शन 2 दोनों के दोनों सब्सटीट्यूट किए गए हैं। सब सेक्शन 2 के अंदर नेचुरल है, पेनल्टी है। तो सब सेक्शन 1 जो पहले होता था कॉपरेशन के लिए, उसमें चेंज क्या किया गया है, क्योंकि प्रमोटर डायरेक्टर एटसेट्रा ने कोऑपरेट करना था लिक्विडेटर के साथ, तो कहता है इफ एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू कोऑपरेट विद CL और आपने वो कोऑपरेशन नहीं किया, तो ये जो CL है वो एक एप्लीकेशन देगा ट्राइब्यूनल को फॉर नेसेसरी डायरेक्शन, ताकि उसको कोऑपरेशन असिस्टेंस हेल्प डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले। जैसे ही ट्राइब्यूनल के पास ये एप्लीकेशन आएगी सब सेक्शन 2 में, तो वो डायरेक्शन देगा उस आदमी को कि भैया आप कोऑपरेट करो कंपनी लिक्विडेटर के साथ। तो बड़ी चीज़ हमने क्या सीखी, हमने ये सीखी जब सब सेक्शन 2 सब्स्टिट्यूट हो गया तो पेनल्टी नाम की चीज़ खत्म हो गई, मतलब यहाँ से पेनल्टी हट गई, खत्म, इट कम्स टू एन एंड। बस सिंपल है, कोई असिस्ट नहीं करेगा, ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा कि भैया तुम्हें असिस्टेंस देना पड़ेगा, यू हैव टू कोऑपरेट। तो ये आप अपना चेंज देखिए कॉपी में। देयर आफ्टर 302 में डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी बाय ट्राइब्यूनल। ऑब्वियसली ट्राइब्यूनल अपना ऑर्डर देता है कि जब सब कुछ ठीक हो कि कंपनी को डिसॉल्व वगैरह कर दिया जाए। यहाँ पे चेंज आता है सब सेक्शन 3 के अंदर, पेनल्टी पे कोई चेंज नहीं है। देखिए सब सेक्शन 4 है, पेनल्टी पे कोई चेंज नहीं है, ये मैंने यहाँ कटिंग किया है। तो देखिए, तो कहते हैं जैसे ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आता है
द ट्राइब्यूनल शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर फॉरवर्ड अ कॉपी, ट्राइब्यूनल अपनी तरफ से कॉपी फॉरवर्ड करेगा आरओसी को, और सीएल को कहेगा आप भी एक कॉपी आरओसी को दे दो। मतलब पहले हम क्या पढ़ते थे, जैसे ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आता है वही सेम 30 दिन, तो कि सीएल आरओसी को वो कॉपी देगा। मतलब अब क्या, ट्राइब्यूनल अपनी तरफ से भी कॉपी देगा और सीएल भी देगा। मतलब बड़ी बस ये चीज है। तो दो चीजें हैं, एक तो ट्राइब्यूनल खुद एक कॉपी देगा आरओसी को, और नंबर 2 सीएल भी देगा आरओसी को। बस ये चेंज है। अच्छा, दूसरी बात है पेनल्टी। यस, पेनल्टी में भी चेंज है क्योंकि सब सेक्शन 4 ओमिट हो गया। सो कहने का मतलब है ये पेनल्टी यहां से हटा दी गई है। तो मेन पेनल्टी में भी अमेंडमेंट है, कटिंग रह गई थी यहाँ पे, बट ये नीचे जो अमेंडमेंट है एग्जैक्टली लिख के दी है आपको, राइट। तो पेनल्टी यहां से हटा दी गई है। 347 अगेन पेनल्टी के ऊपर है, कहते हैं डिस्पोजल ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ कंपनी 347। तो यहां पहले क्या था, अगर उससे रिलेटेड कुछ डिफॉल्ट होता है तो जेल वगैरह जो थी वो हटा दी गई है। तो सिंपली जेल हटा दी गई है। फाइन जो पहले था 50,000 वो सेम है, इट मे एक्सटेंड टू 50,000, मीन्स जेल वाला हटा दिया गया है। देर आफ्टर 356 के अंदर जो सब सेक्शन 2 है उसे सब्स्टिट्यूट किया गया है। मतलब जो पहले था ये था ट्राइब्यूनल का पावर टू डिक्लेयर डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी वॉइड। तो अगर वो डिसोल्यूशन का अपना ऑर्डर वॉइड डिक्लेयर करता है, सेम वही है जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए कि 30 दिन के भीतर भीतर जब वो ऑर्डर आ गया तो ट्राइब्यूनल एक कॉपी देगा आरओसी को खुद, और एक सीएल को कहेगा या और द पर्सन ऑन हुज एप्लीकेशन द ऑर्डर वाज मेड कि आप एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर 30 दिन के भीतर भीतर आरओसी के पास जमा करवाएं। तो पहले भी लगभग यही था सेम। तो पहले ये था कि सिंपल जो है सीएल या पर्सन जो इन्वॉल्व है तो उसको ये कॉपी देनी पड़ती थी, अब ट्राइब्यूनल भी देगा। लेकिन साथ में बड़ी चीज क्या है, पहले यहाँ पे फाइन वगैरह भी सबसेक्शन 2 के अंदर था, तो अब फाइन पूरी तरह से निकाल दिया गया है। तो इसके बाद आगे हम चैप्टर नंबर 22 फॉरेन कंपनी जो हम पढ़ते हैं 379 से 393, लेकिन 393 के बाद एक ए नया सेक्शन क्रिएट किया गया है। तो देखिए हम 379 में पढ़ते थे, वहां पे एक प्रोविजो हटा दी गई है। ये क्या था, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्टेन सेक्शंस। तो हम पढ़ते थे 380 से 386 एंड 392 93 जो पेनल्टी पे हैं कि ये सारे के सारे फॉरेन कंपनी के ऊपर लगेंगे। लेकिन एक प्रोविजो पढ़ते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट से किसी भी फॉरेन कंपनी को एग्जम्पशंस वगैरह दे सकती है। तो यहां से आपने प्रोविजो हटा के दरअसल आपने क्या किया, एक नया सेक्शन यहां पे ले आए 393A। तो इसलिए 379 में जो हटा वो 393A आया कि एग्जम्पशन दे सकता है इस चैप्टर में, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, बाय नोटिफिकेशन देगा, एग्जाम्प्ट एनी क्लास ऑफ फॉरेन कंपनीज या भारत के बाहर जो इनकॉर्पोरेट हुई हैं companies incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has or has not established or when formed may or may not establish a place of business। क्योंकि फॉरेन कंपनी का मतलब तो ये होगा जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो जिनका नहीं भी उनको भी एग्जाम्पशन दे सकता है बाय नोटिफिकेशन फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर एंड अ कॉपी ऑफ द नोटिफिकेशन शेल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो लगभग कह लीजिए कॉपी पेस्ट वही चीज है, बस एक नए सेक्शन के साथ। और फॉरेन कंपनी के साथ एक चीज और आ गया, कोई और कंपनी जो बाहर की हो। अगेन अमेंडमेंट एक्ट 2020 से ये इंसर्ट हुआ है। देन 392 जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फॉरेन कंपनी का चैप्टर पढ़ते हैं कि कोई डिफॉल्ट होगा तो आपको पनिशमेंट लगेगी। तो यहां पे इन्होंने क्या चेंज किया है, देखिए जहां तक कंपनी डिफॉल्ट करे उसका जो पेनल्टी था वो सेम एज इट इज रखा गया है, सिर्फ ओआईडी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, क्योंकि जेल हटा दी बस इन्होंने। तो डीक्रिमिनलाइज हम हर जगह देख रहे हैं, सिर्फ एक फ्रॉड वाला जो 447 सेक्शन है उसमें तो जेल पक्का है। तो लगभग जो जेल वाली चीजें थी वो हटा दी गई हैं। तो इसके बाद हम पहुंच गए जी चैप्टर नंबर 28 के अंदर, स्पेशल कोर्ट जो हम पढ़ते हैं 435 से लेके 446 तक। तो वहां पे एक वर्ड की अमेंडमेंट है, तो ये है जब हम स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश करते हैं 435 के अंदर, इन्होंने सिर्फ क्या किया, सिर्फ एक वर्ड देखिए। तो सब सेक्शन 1 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 452,
कि अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है इस एक्ट में तो हम कहते थे स्पेशल कोर्ट बना सकता है, बस एक वर्ड की अमेंडमेंट है। लेकिन अब आ गया एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 452 का ऑफेंस के लिए स्पेशल कोर्ट नहीं लागू होगी। 452 के अंदर है क्या, जबकि 452 हमारे कोर्ट से सीए फाइनल से हटा दिया गया आईसीआई के द्वारा, ये है कि कंपनी की प्रॉपर्टी किसी ऑफिसर वगैरह ने दबा ली है, विद होल्डिंग अपने पास गलत तरीके से रख ली है, तो ये 452 से रिलेटेड स्पेशल कोर्ट नहीं होगा, बस इतना ही है, एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 452। दैट इज द सिंपल एक वर्ड की अमेंडमेंट, लेकिन अच्छी रहेगी, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो पक्का इसे कंसिडर करें। 446B जो हम पढ़ते थे पहले कि लेसर पनिशमेंट, कुछ ये छोटी कंपनियों के लिए ओपीसी वगैरह, राइट, तो ये सेक्शन पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तो जो नया है उसके ऊपर बात करते हैं। लेसर पनिशमेंट फॉर सर्टेन कंपनी, जिसमें ओपीसी, स्मॉल कंपनी जैसे 2 सबसेक्शन 62, सबसेक्शन 85, स्टार्टअप 2 सबसेक्शन 40, प्रोड्यूसर कंपनी जिसके ऊपर की एक नया चैप्टर 21A इंसर्ट हुआ है, तो और बाय एनी ऑफ इट्स ऑफिसर इन डिफॉल्ट और एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी। तो यहां इन कंपनियों के लिए लेसर पनिशमेंट क्या दी गई है, कहता चाहे आप कंपनी है, चाहे आप ओआईडी हैं, या आप कोई और पर्सन है, तो इन कंपनियों के लिए जितने भी कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शन हैं, किसी भी सेक्शन में मान लो अगर 100 रुपए की पेनल्टी है तो वो 50 रुपए कर दी जाएगी। तो आपको पेनल्टी शैल नॉट बी मोर देन हाफ, मतलब मैक्सिमम हाफ होगी, उससे ऊपर हो ही नहीं सकती, उससे भी कम हो सकती है। मतलब अगर 100 रुपये पेनल्टी है, 50 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है। और उसमें भी एक फर्दर लिमिट बता दी गई, 2 लाख से ऊपर लगेंगे ही नहीं अगर आप कंपनी है, और अगर आप कोई ओआईडी या एनी अदर पर्सन है तो आपको 1 लाख से ऊपर वो भी नहीं जाएंगे। और प्रोड्यूसर कंपनी का मतलब है जो ये नया चैप्टर इंसर्ट किया है 21A 378 के अंदर, और प्राइवेट का स्टार्टअप जानते हैं प्राइवेट कंपनी है, राइट। इसके बाद सेक्शन 450 एक अच्छा सेक्शन है, क्योंकि ये हम कहते हैं कि अगर पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं पेनल्टी नहीं बताई गई है तो ये बैलेंसिंग फिगर सेक्शन है जो कहता है ये पेनल्टी होगी। तो अगेन इसके अंदर पेनल्टी का अमाउंट ही चेंज किया गया है। तो ये भी है कंपनी हो, ऑफिसर हो, एनी अदर पर्सन। तो जैसे ये फाइन था 10,000 रुपये और डेली का था 1,000 रुपये, ये चेंज कर दिया गया है। तो अब पहले था मैक्सिमम 10,000, अब इन्होंने चेंज किया गया, लाभ अब फ्लैट हो गया, फिक्स, मतलब स्टेट पे आपको 10,000 लगेंगे और डेली के 1,000 रुपीज़। तो आप कहेंगे सर चेंज क्या है, चेंज ये है ना, पहले ये था मे एक्सटेंड मैक्सिमम, अब सीधा है 10,000, 1,000 रुपये। लेकिन उसके बाद अगर आप कंपनी हो तो 2 लाख से ऊपर तो लगने ही नहीं है, और ओआईडी हो तो 50,000 से ऊपर ओआईडी हो या एनी अदर पर्सन नहीं लगेंगे। तो यहाँ कटिंग करके मैंने ये साथ में लिख दिया, ये अलग से कह लीजिए पैरा बी। जैसे मैंने कहा इस फाइल को अगर आप लेते हैं तो ग्रीन बैकग्राउंड का मतलब है वो है एग्जैक्ट आपका नया अमेंडमेंट। तो यहाँ से वैसे हम बात करें तो देखिए 447 से हमारा चैप्टर 29 मिसलेनियस स्टार्ट हो जाता है, 447 से 470 तक। तो इसके बाद है एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज, कि पेनल्टी लगेगी कितने रुपए की। तो वहाँ पे सब सेक्शन 3 के अंदर कुछ हमें कटिंग नहीं करनी है, ये एक प्रोविजो इंसर्ट हुई है कि कहता अगर आपने डिफॉल्ट किया है सेक्शन नंबर 92 का, 92 में हम क्या पढ़ते हैं अनवल रिटर्न, और कहता अगर आपने 137 का डिफॉल्ट किया जहां हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग करनी पड़ती है आरओसी को, तो कहता और सच डिफॉल्ट हैज बीन रेक्टिफाइड, लेकिन आपने अपना डिफॉल्ट रेक्टिफाई कर लिया है या तो पहले ही या 30 दिन के भीतर जब एओ ने एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने नोटिस आपको जारी किया पेनल्टी लगाने का, लेकिन उसके ऑर्डर के 30 दिन के अंदर, नोटिस के 30 दिन के अंदर आप उसे ठीक कर लें। अगर ये 2 सेक्शन अगर आप ठीक कर लेते हैं जो इनका डिफॉल्ट था, तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी इन दिस रिगार्ड एंड ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन। और 454 के अंदर जो आपकी कार्रवाई हो रही थी मान लेंगे वो खत्म होगी, कैंसिल होगी, शैल बी कंक्लूडेड। तो ये प्रोविजो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके साथ ये थी कंपनीज एक्ट की नवंबर 2021 एंड ऑनवर्ड के लिए अमेंडमेंट्स। तो यहाँ मैंने बिल्कुल ऑर्डर में चैप्टर वाइज भी आपको बता दिया, सेक्शन वाइज भी, अमेंडमेंट एक्ट भी ले लिया, और नोटिफिकेशन से भी जो अमेंडमेंट है आपसे शेयर करी है। तो यहाँ पे मैं इसे समाप्त करता हूँ और अगले लेक्चर में हम
सिक्योरिटी लॉज गए। सिक्योरिटी लॉज में आप जानते हैं सकरा तो हट गया है, सिर्फ सेबी बचा, और इकोनॉमिक लॉज की अमेंडमेंट का हम जिक्र करेंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू।